Radhe Radhe guys, this is the 7th lecture on the chapter vector algebra. We have completed 6 lecture and the recent lecture we have completed our cross product of the vector. So we'll begin this lecture from the moments of a force and a couple. So let's begin. First of all, go towards the topic. So this is our topic, moments of a force and a couple. So first of all, we'll understand what the moments of force means. Moment of force means tendency. What does it mean, tendency? Means if a point is fixed and you are applying the force in this direction, this force will they have the tendency to rotate this one. This is called moment of force. So here there will be two moment of force about a point, and second one will be about a line. First of all, we will understand about a point. So let a force F be applied at a point P of a right rigid body. Let's consider a rigid body is here and there is a point O. Sorry, there is a point P, and at point P F force is applied. Okay, then the moment of force about a point O, इस पॉइंट के अबाउट में अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. व्हाट इज़ आर? आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट जिसके अबाउट में हमको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना, और जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस को आर बोलेंगे, और कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लेते हैं तो हमको मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा. सो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेट्स कंसिडर ये क्लॉक है, और इस क्लॉक में अगर हम आप इधर से रोटेट कर रहे हो तो घड़ी भी हमारा इधर मूव करता है, और हम भी अगर इधर मूव करें, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और घड़ी इधर मूव कर रही है और हम घूम इधर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और अगर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो वो निगेटिव लेते हैं. दिस इज़ व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स इज. और ये क्या होता है, वेक्टर होता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है अबाउट अ लाइन. अब देखो हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर निकाल दें, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर दें, निकाल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा. और लाइन ऑफ के अकॉर्डिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज व्हाट अबाउट अ लाइन. द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट पी अबाउट अ लाइन एल इज अ स्केलर गिवन बाय आर क्रॉस एफ इनटू ए. अब मान लो कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम किसी लाइन के टुवार्ड्स हम क्या कर रहे हैं, आज फॉर एग्जांपल आप गेट ओपन कर रहे हो, तो गेट ओपन करने में आपका मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस इज अ गेट एंड यू आर applying force in this direction, then this whole gate is revolving rotating about a axis. That's called the about a line. तो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आर क्रॉस एफ इंटू यूनिट ऑफ डायरेक्शन किसका, वो यूनिट डायरेक्शन होगा जिस एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जिस लाइन के अलॉन्ग आप क्या, तो जिस पॉइंट के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके बनाता है ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर रहे हैं, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट के अगर हम यूनिट डायरेक्शन ले लें और यूनिट डायरेक्शन लेके या फिर यूनिट वेक्टर लेके हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन आ जाएंगी. ओके, दस द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट अ लाइन इज अ रिजॉल्व पार्ट कंपोनेंट अलॉन्ग द लाइन. किसी लाइन के अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस अलॉन्ग मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है उसको हम कैलकुलेट करके उस लाइन का जो यूनिट वेक्टर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करते तो विल गेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन. तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या कि अगर हम एक पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी, वाइल अगर हम किसी लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं दैट विल बी द स्केलर क्वांटिटी. I hope it is clear. So this is the formula to calculate the moment of force about a line, and this is the formula to calculate the moment of force about a point. Sorry. Next point is our moment of couple. What is moment of couple? What is, first of all, understand the couple. Listen, this moment where you see the words moment, it means the tendency. ओके अब यहाँ पे हमने टेंडेंसी जैसे अबाउट अ मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट था, तो हम एक पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे रोटेशन का एक टेंडेंसी अराइज हो रहा था. दिस इज कॉल्ड मोमेंट. अब हम क्या कर रहे हैं, तो कपल मीन्स क्या होता है, टू इक्वल एन अपोजिट फोर्स. कपल मीन्स क्या होता है, टू इक्वल एन अपोजिट, उसे बोल देंगे कपल. तो अगर किसी पॉइंट के दो साइड में इक्वल एन अपोजिट फोर्स लगाओगे,
इधर, तो यहाँ पे भी आपको रोटेट टेंडेंसी टू रोटेट द रोटेशन टेंडेंसी ऑफ रोटेशन यहाँ पे जनरेट होगा ड्यू टू फोर्स, है ना। तो दिस इज़ व्हाट द मोमेंट ऑफ अ कपल इज कॉल्ड। अगर हम किसी पॉइंट के दोनों साइड इन द पैरेलल डायरेक्शन वी अप्लाई द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, then that's called the couple, and applied force about a point is called moment of a couple. So a system of consisting of pair of equal unlike parallel forces is called couple. The vector sum of two forces of a couple is always zero. Obviously two equal and opposite forces होंगे तो उसका सब क्या होगा, जीरो होगा. द मोमेंट ये क्या होगा, कि कैलकुलेट करे से करेंगे. द मोमेंट ऑफ अ कपल इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the couple and its magnitude is product of the magnitude of either force with perpendicular a distance between the lines of the force. Look at this image. F force is applied in this direction and again the other F is applied in this direction. These are equal and opposite forces. So we take any one force and the perpendicular distance between both forces n. So if we multiply this both, then we will get the moment of a couple. So here you will notice that m is equal to r cross f. If I say, well, let's consider this is the point or this is the point and we are trying to calculate the moment of force about this point, then that will be the r cross f. But we have to find the moment of couple. So if we take the distance between the if we take the distance perpendicular, means instead of taking r, if we take the bn, then we get the moment of couple. So here r is a ba, but we have to take bn, but this angle is theta, so definitely we can calculate this as a bn. If this is a theta f, and if we take the component in this direction, it will be the ba sin theta. Okay, so here if we write that ba cross f or f ba sin theta, we can write this as bn is equal to ba sin theta and fbn is equal to fa if a is calculated as the bn. I hope you got it. I am repeating once again. Let's first of all we calculating the moment of force about this point. If we calculate the moment of force about this point, then it will be the force and this r, as we have seen earlier. But in the moment of couple, we know that we have to take the distance between perpendicular distance between both. So instead of taking ba, we have to take bn. Look, moment of couple is f cross r. If we remove the cross sign, so we have to put the sin theta as the properties of cross product. So we will write as एफ बी ए साइन थीटा. अब यहाँ पे देखो बी ए साइन थीटा, अगर मैं इस लाइन का आर का कंपोनेंट इधर लूँ, इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एन हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर है, और इसका कंपोनेंट मैं इधर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट एट बी एन. सो अब देखो बी ए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी एन, और बी एन को हम यहाँ पे क्या मान लिया गया है, ए. सो मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एफ ए is equal to bn is the arm of the couple and पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव हम साइन जो होगा उस अकॉर्डिंग ले लेंगे, जैसे हमने देखा था कि एंटी क्लॉक वाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉक वाइज को नेगेटिव लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा फॉर्मूला ऐसा निकल के आ जाता है. तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ कपल भी क्लियर होगी. आफ्टर दैट now rotation about an axis. What is rotation about an axis? जैसे moment of force about a line था ना, तो almost you may also say कि rotation about an axis is both are simultaneous, both are equal in you may say. So here what we will say that when a rigid body rotates about a fixed axis with the angular velocity omega, then the velocity v of particle phi given by v is equal to omega cross r. What is this? Listen, apart from this rotating on axis, we are considering the object is revolving on the circle. If we say object is revolving around the circle, so it is the center. Now if object is moved from here to here, let's consider this point is A and this point is B. So this point travel from A to B. This is called their displacement. This is called distance. And if we talk about the angular, this angle is theta. So we will say that the object travel A to B has the theta displacement. That's called angular displacement. And if we divide the angular displacement by time, we get the angular velocity. What is the angular velocity is denoted by? It is omega. Omega is equal to theta by t, because of theta is here the angular displacement. So if we from the formula we know that this is the length of arc and this is the radius. So theta is equal to L divided by r. If we put the value here, so omega is equal to L by r
and we have it will get now multiplies, so it will be L divided by RT. So if we separate it, so it will be the 1 by R into L by T. L is the distance and T is the time. It will be the velocity. So here you will see that omega is equal to, we get V by R. This is the relation here written as V is equal to omega R. If we calculate the V, then we have to multiply omega and R. So V is equal to omega R. Okay. So here this is about rotation about an axis, nothing else. And there is also a angular acceleration, so we are not going to discuss here because this is enough for this. Here this is the introduction, you may say use of cross product, where we will use the cross product. These are the examples, that's it. Now move forward and look about the scalar triple product. Now guys, we have earlier discussed that if we have two vectors, then two vectors can be calculated, can be multiplied by two methods. First was scalar and second was vector, we have discussed. But now we are looking for the three vectors. What if we have three vectors and we are try to multiply them? So there will be also two methods to multiply them, by the scalar method and the vector method. So first of all we will study the scalar product of three vectors, and then we will discuss the vector product of three vectors. So let's consider A, B, C are the three vectors. Then their scalar triple product is defined as the dot product of two vectors A and B cross C. Why here we'll calculate, let's consider कि हमको A, B और C का क्या करना है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालना है. तो अगर A डॉट B डॉट C निकाल देंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. क्या आ जाएगा, व्हाट इज दिस, A डॉट B डॉट C इक्वल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर A डॉट B डॉट C निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा. क्यों जीरो आ जाएगा भाई, देखो A डॉट B क्या होता है, एक स्केलर आता है, क्या आता है, स्केलर. और इस मतलब स्केलर के सॉरी जीरो नहीं आएंगे, आई अपोलोजाइज, ये वेक्टर में आएगा, आई विल डिस्कस देयर, बट हियर आई अपोलोजाइज हियर कि ऐसा क्यों नहीं करते वो मैं बता रहा हूँ. जीरो यहाँ पे नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, जीरो यहाँ पे नहीं होगा. तो फिर जीरो नहीं होगा तो हम A डॉट B डॉट C क्यों नहीं लेते हैं. देखो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट जब पढ़े हुए थे तो हम देखे अगर A डॉट B निकालते हैं तो यहाँ पर हमको एक स्केलर क्वांटिटी आता था, क्या आता था, स्केलर क्वांटिटी. नो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं A डॉट B करता हूँ तो स्केलर आता है, तो A डॉट B डॉट C करने के बाद हमको स्केलर क्वांटिटी आएगा. दैट इज़ वाई इसका नाम भी पड़ा था स्केलर प्रोडक्ट. सो हमको यहाँ पे A डॉट B डॉट C करके स्केलर आना चाहिए, बट यू विल नोटिस दैट हमको यहाँ पे स्केलर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, देखो A डॉट B डॉट C, तो सबसे पहले किसी न किसी एक को आप प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको स्केलर आएगा, और ये कोई वेक्टर है C, इससे मल्टीप्लाई करोगे स्केलर इनटू वेक्टर, यू विल गेट द वेक्टर. सो देयर इज नो एनी, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू कैलकुलेट द scalar triple product by the dot product of those three. So once two of them will be calculated by the cross product. अब मेरे को A डॉट B डॉट C है, तो इनमें से किसी दो को हमको क्रॉस प्रोडक्ट करने पड़ेंगे. दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, एक वेक्टर कोई एक होगा और दूसरा जो लेफ्ट जो दो वेक्टर होगा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसको डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिलेंगे. इन अदर वर्ड वी मे से दैट कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ABC कैन बी रिटन एज A डॉट B क्रॉस C. इन otherwise you may also write that there will be another form, you may also write that B dot A cross C dot A cross B. There will be various options and various methods, so we will discuss it right now कि what if we change the order, means अगर मैं B को A लिख दूँ यहाँ पे और यहाँ लिख दूँ तो फिर क्या चेंजेस आएंगे, we will discuss here. now हम अगर यहाँ से हमने क्या देखा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हमको दो वेक्टर को क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और तीसरा जो होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे. दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हम ऐसे लिखते हैं. ओके, इट इज़ रीड एट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC. इसको स्केलर प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं. अदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी डिफाइन एज, अब वही जस्ट हमने बताया कि हम ये जो तीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, B क्रॉस C डॉट A, C क्रॉस A डॉट B. By the property of scalar triple product of two vectors, we can say A dot B cross C is equal to A cross B dot C. हम A डॉट B क्रॉस C बराबर A क्रॉस B डॉट C, ये दोनों सही है. ये दोनों क्या है, सही है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आई है. ABC क्रॉस प्रोडक्ट पहले ले लिए, डॉट प्रोडक्ट बाद में लिए, तो देयर इज नो प्रॉब्लम देयर. यू मे राइट इट एज
So but what if we change the order? So geometrical interpretation of circle triple product बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इफ ए बी सी आर द साइक्लिक परम्यूटेड. साइक्लिक क्या होता है, जैसे कि मान लो ए बी सी है, ए बी सी या बी सी ए है या सी ए बी है. यार साइक्लिक देखो, ए बी सी, ए को फिर बाद में ला दिए तो ये ऑर्डर में रहा बी सी ए, फिर बी को बाद में ला दिए तो सी ए बी. तो एक साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक. या फिर एक मान लो सर्कल है, सर्कल पे आप ए बी सी 3 ले लेते हो, तो ए बी सी एक सर्कल बना रहा है, बी सी ए सर्कल बना रहा है, सी ए बी एक सर्कल बना रहा है ना. तो इसको एक साइक्लिक कह सकते हो. तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो हमेशा बराबर होंगे. वो क्या होंगे, बराबर. ए डॉट बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी. या फिर इसको हम अगर लिखेंगे नॉर्मल वे में तो बॉक्स ऑफ ए बी सी, बी सी एंड सी ए बी, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे. सो मैं फिर से साइक्लिक को बता रहा हूँ. जैसे मान लो एक सर्कल ड्रॉ किए, है ना. अब सर्कल जो ड्रॉ किए, अब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है. हम ए बी सी करते हैं तो एक सर्कल बना, है. अगर मैं बी सी ए करता हूँ तब भी एक सर्कल बना, बी सी ए, मतलब इसको अगर आप सर्कल बना सकते हो. सी ए भी करते हैं तब भी एक सर्कल बना. लेकिन अगर इसको अदर तरीके से लगाएंगे तो हमारा एक सर्कल इस तरह से फॉर्म नहीं होगा. जैसे कि आगे देखो, द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर्स इन स्केलर ट्रिपल चेंजेस द साइन ऑफ द स्केलर. जैसे कि ए बी सी है, क्या है, ए बी सी. तो ए बी सी एक सर्कल बना रहा है, ए बी सी एक सर्कल हुआ. लेकिन अगर आप बी ए सी निकाल रहे हो तो अब देखो, अगेन वेट, अब इसे मान लो हमारा यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी ले लो तो हमारा ए बी सी ये हुआ. लेकिन अगला है बी ए सी, तो बी ए सी लोगे तो आपको इधर से आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा. देखो हमारा ए बी सी इस डायरेक्शन में है, ए बी सी इस डायरेक्शन में हुआ, लेकिन बी ए सी इस डायरेक्शन हुआ है. मैं इसको अगर अदर कलर ले लूँ, वेट, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, ऊपर वाला तो बता दिया हूँ. मान लो मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, दिस इज़ द ए बी सी, दिस इज़ द ए बी सी. अब इसके अराउंड क्या निकाल रहा हूँ, बी ए सी. क्या निकाल रहा हूँ, बी ए सी. तो बी ए सी, जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी एक इस तरह से सर्कल बन गया. लेकिन अगर मैं इसका बी ए सी निकालता हूँ तो बी ए सी हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा. देखो डायरेक्शन उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अर्लियर इस वाला फॉर्म में हमारा डायरेक्शन उल्टा नहीं हो रहा था. ए बी सी, अगर मैं ए बी सी लेता हूँ तभी इधर ही जाता था, बी सी ए लेंगे तभी इधर आ जाएगा, सी ए भी लेंगे तभी ऐसे ही जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे बी ए सी ले लेते हैं तो ऐसा उल्टा आ जा रहा है. अगर सी बी ए लेते हैं तो सी बी ए लेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा. तो यू विल नोटिस दैट कि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ऑर्डर चेंज हो रहे हैं. आपके ऑर्डर क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज. तो आपका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो अगर आप साइक्लिक ऑर्डर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर साइक्लिक ऑर्डर्स की तरह से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका जो वैल्यूज में आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. थर्ड प्रॉपर्टी, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइड दैट द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स रिमेन सेम. क्योंकि अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट सेम कर दो, इंटरचेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक चेंज जो है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है. हमको ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर चेंज होने के बाद डायरेक्शन चेंज होगा. यहाँ पे डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होने से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा. दिस इज व्हाट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर इक्वल. अगर दो ठो वेक्टर्स क्या है, कोई अगर इक्वल है तो उसका अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा. क्यों, लेट्स लुक एट. अब देखो हमारा मान लेते हैं कोई एक वेक्टर यहाँ पे ए है और इसके बराबर मान लो कोई बी हो गया, ए बी, और इसका कोई मान लो तीसरा वेक्टर है जो यहाँ पे सी होगा. तो अगर मान लो कि हम ए क्रॉस सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए क्रॉस सी. ए क्रॉस सी क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा. अब देखो इससे परपेंडिकुलर तो इस पर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों बराबर है. जब इस दोनों का ए क्रॉस सी हो गया, अब ए क्रॉस सी के बी से हम इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा लास्ट में, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो. मतलब परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था. तो ए क्रॉस सी एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और बी इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो. या फिर आप यहाँ से ए बी सी अगर निकालते हो, पहले ए बी को हम मान लेते हैं, ए बी सी को हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और बी एक साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो स्टिल आपका बी और सी क्या हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर ही होगा, जो कि ए पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मीन्स दोनों पैरेलल होगा एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे. दिस इज व्हाट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी
स्केलर अब मतलब सिंपल से समझो, अगर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें, उसके बाद लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, या मतलब स्केलर प्रोडक्ट निकालने से पहले ही लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, देयर विल बी नो चेंजेस। मतलब आप मतलब एक कोई स्केलर को स्केलर प्रोडक्ट से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो या फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, देयर विल बी नो चेंज। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। और सिक्स प्रॉपर्टी, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। वही था, अगर यहाँ पे पैरेलल और कोलिनियर लेते हैं तो हमारा वो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जिसे मैंने यहाँ पे इलॉबरेट कर दिया हूँ। If ABCD are four vectors then A plus B into C plus D is equal to ACD plus BCD। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर मैं इससे पहले ACD निकाल दूँ, ACD मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ACD, और BCD मतलब BCD मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ BCD निकाल के ऐड कर दूँ, वैल्यू विल बी सेम। नेक्स्ट सेवंथ एट्थ प्रॉपर्टी, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ABC टू बी कोप्लेनर इज दैट ABC इज जीरो। मतलब अगर तीनों क्या है कोप्लेनर होगा, अगर तीनों वेक्टर अगर क्या है कोप्लेनर है, तो उसका जो डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि देखो, अगर मान लेते हैं कि कोई ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अब देखो, अगर मैं इस दोनों को प्रोडक्ट कर, मतलब ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, एक इधर इसके परपेंडिकुलर होगा, इससे क्या होगा परपेंडिकुलर, जो कि क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम जेड डायरेक्शन बोलते हैं, और इस दोनों के क्या हो गया परपेंडिकुलर। और जब इस दोनों को डॉट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर अगर इस दोनों का क्रॉस निकालते हो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर एक वेक्टर आएगा, और इस मतलब इसका ये जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। तो दिस इज व्हाट, अगर यहाँ पे क्या है कि कोप्लेनर वेक्टर्स तीनों अगर कोप्लेनर है तो आपको उसका जो होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। 4 points with position vector ABC and will be coplanar if ABC plus DCA plus DAB is equal to ABC। 4 पॉइंट आपका अगर कोप्लेनर है तो आप ABC, DCA और DAB निकाल दो, उसको ऐड करने के बाद आपको ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट आएंगे। अगर वो आ रहे मतलब वो चारों वेक्टर्स हैं आपके पोजीशन वेक्टर है, सॉरी आपका कोप्लेनर है। ओके उससे पहले हमने एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला छोड़ दिया था, अब यहाँ पे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट बस इतना ही था। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, लेट्स लुक एट। नाउ अब देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अगर कोई भी तीन वेक्टर, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ए बी और यहाँ पे एक सी, तीनों वेक्टर लिए, अगर इस तीनों को हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ये जो पैरेललोपाइड है, पैरेललोपाइड का फिगर ऐसा ही होता है, पैरेललोपाइड द 3D शेप हुज ऑल साइडेड आर पैरेललोग्राम। अगर एक 3D शेप होगा और उसका सारा साइड क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, तो हम लोग पैरेललोपाइड बोल देते हैं। तो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम होता है, इसके लिए उस तीनों का जो वेक्टर होगा, एज होगा, उस एज का जो अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, वो मतलब उसका वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बाद में यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, वॉल्यूम ऑफ इसके मतलब पैरेललोपाइड इज इक्वल टू ABC, मतलब इसके ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। नाउ यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला प्रूफ कर लेते हैं कैसे। लो ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, बेस, ये बेस का पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा A क्रॉस B। कोई दिक्कत, A क्रॉस B कर लेते तो हमको ये पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और ये जो हाइट है हमारा, जो ग्रीन कलर से ड्रॉन है, अगर मैं उसका हाइट से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूँ, एच से, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, एच से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मान लो, तो हमको वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, एरिया इंटू हाइट इज़ वॉल्यूम, तो इसको हम वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। अब देखो एच, अगर मैं इसका कंपोनेंट इधर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, सी, मतलब सी का अगर कंपोनेंट इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू सी कॉस थीटा, नहीं आ जाएगा, आपको दिख रहा है, यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू सी कॉस थीटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका कंपोनेंट अगर इधर लेते हैं, हम लोग कंपोनेंट तोड़ना सीखे हैं, या फिर जिसे प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, तो अगर मैं इस तरह कंपोनेंट ले लूँ इसका, तो कंपोनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा, मतलब एच बराबर क्या आ जाएगा, सी कॉस थीटा। तो एच की जगह हम लिख सकते हैं भी इज इक्वल टू A क्रॉस B
इंटू सी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, इंटू सी कॉस थीटा। अब देखो सी छूट रहा है, सी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम डॉट लगा दें तो कॉस थीटा आसानी से हट जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे देखो अगर भी बराबर क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, डॉट कॉस थीटा कर देते हैं, सॉरी डॉट हम क्या कर लेते हैं, सी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी कॉस थीटा से हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा हट जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट आ गया। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब यहाँ पे देखो तो यही तो हमारा क्या था, ए बी सी था। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। नोट इट, मैं यहाँ पे जो आपका ये मैग्नीट्यूड का बात किया है वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैग्नीट्यूड यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, मतलब कि अगर हम तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे तो हमको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकलेगा। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, अगर मान लो तीन वेक्टर्स हैं उस तीनों का कंपोनेंट हो तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, उस तीनों का हमको मैट्रिक्स के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। मतलब कि ए बराबर आपको A1 A2 A3 के दिया है, बी इज इक्वल टू B1 I का, B2 J का, B3 K का लेते हैं, और C इज इक्वल टू C1 I C2 J और C3 K लेते हैं। इस तीनों का जो ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको ऊपर A1 B1 C1 मतलब फर्स्ट वेक्टर, नीचे सेकंड वेक्टर और तीसरा थर्ड वेक्टर, इसका हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स निकाल देंगे। मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सिखाए थे, बट स्टिल मैं फिर से बता देता हूँ कि इसका हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको इस तरह से लिख देना है, तीन वेक्टर्स का कंपोनेंट दिया हुआ तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला के A1 ले लेंगे। तो A1 अगर लेते हैं तो आपका ये रो और इसको हम ढक देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। इस पहले प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी से सबट्रैक्ट करते हैं। प्राइमरी कौन है यहाँ पे, B2 C3, तो A1 इंटू B2 C3। याद कीजिए हमने, मैं जब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा था तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका हमने देखा हुआ था। तो B2 C3 माइनस C2 B3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते थे, बीच वाला जो होता था बीच वाले को माइनस में लेते थे, बीच वाला क्या लेते थे, माइनस में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस B1 और माइनस B1 ले लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला रो को हाइड कर देंगे। तो इसका प्राइमरी डायगोनल कौन होगा, ये वाला। तो A2 C3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 C3 माइनस A3 C2, A3 C2। नेक्स्ट अब मैं थर्ड वाला लूँगा C1, इसको एज कर देता हूँ। अब ले लेते हैं C1 लेंगे तो C1 को अगर हम लेते हैं तो ये वाला रो और ये वाला रो को हटा देंगे। तो इसका प्राइमरी डायगोनल कौन होगा, A2 B3। तो एक बार पॉजिटिव लिए एक बार नेगेटिव लिए, फिर आपको पॉजिटिव लेना होता है। तो प्लस C1 इंटू आपको A2 B3 माइनस B2 A3 निकाल दिए ना। आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये तीनों आपका वैल्यूज होंगे, मतलब कोफिशिएंट होगा ये सब, मतलब आपका कोफिशिएंट मतलब एक नंबर्स होंगे, उस नंबर्स को इस तरह से कैलकुलेट कर लो, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएंगे। कोई डाउट, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर A बराबर A1L A2M और A3N दिया है, इस तरह से आपको इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप क्या करो, पहले इस तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेकर LMN से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है, तो अगर इसे कर देते तो आपका वैल्यूज़ भी सेम ही आएंगे। नेक्स्ट, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स A B एंड C, A प्लस B प्लस C एंड C प्लस A इज इक्वल टू 2AB से, अगर मान लो क्या कहते हैं, तीन वेक्टर है A B C, पहले हम A प्लस B लिख देते हैं, फिर B प्लस C और फिर C प्लस A, और इस तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो रखा है, यहाँ पे डॉट होगा। इस तीनों का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस तीनों का हम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इस तीनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका मतलब हर जगह तीनों डॉट प्रोडक्ट नहीं लेगा, एक को क्रॉस करके एक को डॉट लेना पड़ेगा। तो जब हम एक को क्रॉस लेकर दूसरे को डॉट लेंगे तो आप इससे बेटर है कि आप 2ABC निकाल दो। सिमिलरली A माइनस B क्रॉस B माइनस C डॉट C माइनस, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं इस तीनों का, इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दो तो इसका क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A का करता हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आई कीप इन द माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बाय द वे हियर इज मिसिंग, यू मे पुट क्रॉस हियर डॉट हियर, बट अदरवाइज यू मे क्रॉस हियर
and dot here. In either way you may do it, but ultimately it's a scalar triple product. If you do the scalar triple product of this product of two vectors, then you will make calculate scalar triple product of ABC and square them, you will get the same value. नेक्स्ट टर्म इज टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन का भी जो क्या कहते हैं आपका वॉल्यूम निकाले जाते हैं वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही निकाले जाते हैं. देखो ये सब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब क्या है आपका अप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. जैसे हमने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में देखा था कि क्या कहते हैं कि वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तीनों एज का ले लेते हैं तो हमको उसका वैल्यूम आ जाता है. तो उसी तरह से टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उस पैरेललोपाइप जो निकाले थे पैरेललोपाइप का 1/6 ले लेते हैं तो हमको वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा टेट्राहेड्रॉन आ जाता है. टेट्राहेड्रॉन का कुछ फिगर ऐसा दिख रहा है, ये जो आपको ABCD है कुछ ऐसा आपको टेट्राहेड्रॉन दिख रहे होंगे. ये आपको क्या है इसका इस फिगर को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं. कीप इन द माइंड दिस इज द 3D इमेज. दिस इज द 3D इमेज. मैं अगर इसको हम ऐसे देखूं तो इसको मैं छोटा अगर कर दूं तो आपको और बेटर क्लियरेंस आएंगे. मैं ज़्यादा इलोंगेट कर दूंगा तो फिर आपको ये आ जाएगा नो. अब देखो ये जो है हमारा ये अब 3D आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा. 3D कैसे दिख रहा है, ये आपको मान लो बेस है, ये क्या है आपको एक बेस है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल ये वाला है और इधर से एक ट्रायंगल ये गिरा हुआ है. मतलब एक ट्रायंगल इधर से, एक ट्रायंगल सामने से, एक ट्रायंगल मतलब 3 ट्रायंगल ऊपर से. मतलब मैं इमेज 3D बनाना 3 ट्रायंगल 3 साइड से ऊपर में और नीचे बेस में एक ट्रायंगल है. तो मतलब 4 ट्रायंगल से बन के बना हुआ है. तो अब इसका मतलब क्या करते हैं इस शेप को हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका वॉल्यूम जो होता है सीधा अगर मैं ऐसे इसका एक टर्म होता है, ये क्या टर्म होता है तो वॉल्यूम ऑफ टेट्रा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट पैरेललोपाइप्ड होता है. पैरेललोपाइप होता है. तो अगर हम ये मतलब इस तरह से अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा. हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ 1/6 और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या देखा कि ABC निकाले थे हम, है ना. तो ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट लेके उसका 1/6 कर दो तो वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू ABC. अगर इसको प्रूफ करना चाहो तो वी कैन ऑल्सो डू द प्रूफ. लेट्स मूव फर्दर. इसका प्रूफ करते हैं. इसके बाद कोई टॉपिक पर नहीं बचा होगा तो हम प्रूफ कर लेंगे. अच्छा रेसिप्रोकल बचा है, थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं. मैं यहाँ से एक इस इमेज को क्या करता हूँ यहाँ ले आता हूँ ताकि प्रूफ करने में सही रहे. अब देखो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इस एरिया ये क्या है आपका एरिया होगा और इस एरिया को होगा और इस एरिया को हम क्या कर देंगे ये हो गया आपका हाइट ए हाइट हो गया. मतलब कि एरिया ऑफ BDC इंटू मतलब AE हाइट हो गया. तो आपको क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा. क्या आ जाएगा वॉल्यूम. अब देखो एरिया ऑफ BDC क्या होगा, एरिया ऑफ BDC मतलब अगर ये वेक्टर A है, ये क्या है वेक्टर 3 एज होगा ना, तीनों एज में से ए वेक्टर ए हो गया, B ये हो गया और ये C ये हो गया. तो अगर मैं इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ तो हमको इसका ये पूरा ट्रायंगल सॉरी हाफ ऑफ कर देता हूँ तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 1/3 होता है. लेट मी राइट अगेन. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड मतलब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इक्वल टू होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ये होता है. तो हम अगर निकालना चाहें तो 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा A क्रॉस B 1/2 A क्रॉस B क्योंकि ट्रायंगल है, ठीक है.
ट्रायंगल क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो साइड ट्रायंगल के दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसको 1/2 कर देते थे तो हमको क्या आता था, ट्रायंगल आता था। यानी अगर ऐसे देखोगे तो मान लो क्या कहते हैं, एक पैरेललोग्राम है, तो अगर मान लो ये साइड ए है और ये साइड क्या है, बी है, तो इसका एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी। और इसको हम यहाँ से आधा कर देते एक ट्रायंगल हो जाता है, तो इसका आधा कर दो तो आपको ट्रायंगल आ जा रहा है। दिस इज़ व्हाट, अगर मैं दो साइड को मल्टीप्लाई करके आधा कर दूँ हमको एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। और हमको हाइट क्या है, एच। हम इसको लिख सकते हैं 1/6 ए क्रॉस बी इंटू एच। अब एच निकालने के लिए एच क्या होगा, देखो ये हमारा सी है, नोट इट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ये साइड ग्रीन वाला सी हमारा है और ये इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अगर सी का मैं इस इधर कंपोनेंट लूँ तो क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा। सी का अगर मैं कंपोनेंट इधर लूँ तो क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा। मतलब कि ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कॉस थीटा। और ए ई बराबर ही क्या था, एच था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1/6 ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी कॉस थीटा, है ना। तो अब देखो 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डॉट जैसे ही हटाएंगे कॉस थीटा आ गया। अब यही क्या था आपका, ट्रिपल प्रोडक्ट था, तो क्या हो जाएगा 1/6 ए बी सी। तो ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर 1/6 ऑफ पैरेललोपाइप्ड वॉल्यूम इसका होता है, मतलब पैरेललोपाइप्ड का अगर वॉल्यूम है उसके 1/6 कर दो तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आता है। तो ये सब एप्लीकेशन है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। सब एप्लीकेशन है कि मालूम कहाँ कहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो 3 वेक्टर है तो ए का रेसिप्रोकल कितना होगा, ए का रेसिप्रोकल मतलब ए का पावर -1। ए का पावर -1 को ए डैश यहाँ पे लिखा गया, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी बाय ए बी सी ऑफ मतलब ए बी सी द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये कैसे होगा, देखो हमको ए इन्वर्स निकालना है, A-1 निकालना है। A-1 को यहाँ ए डैश लिखा है, देखो क्या है, बी क्रॉस सी बाय, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1/, को ए इन्वर्स लिख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट, इट्स ईजी। तो इसी तरह से ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी बाय ए बी सी, बी इन्वर्स बराबर हो जाएगा सी क्रॉस ए बाय ए बी सी, और सी इन्वर्स बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी बाय ए बी सी। एंड एक ए डैश बी डैश सी डैश हम इसको लिख रहे हैं, मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं, ए इन्वर्स को ही रेसिप्रोकल बोलते हैं, इन्वर्स को यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट किए हैं, दैट्स नॉट द बिग डील। तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स फॉर द वेक्टर्स ए बी सी। मतलब ए बी सी का अगर ए का रेसिप्रोकल ए डैश, बी का रेसिप्रोकल बी डैश और सी का रेसिप्रोकल सी डैश। अगर ए बी सी और ए डैश बी डैश फॉर्म रेसिकल सिस्टम वेक्टर्स, देन अगर इसको मल्टीप्लाई करो आपको 1 आ जाएगा। तो सिंपल देखो यहाँ पे ए इन्वर्स बराबर क्या आता है, 1/a। तो अगर ए इंटू 1/a लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a इंटू ए कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल सा। ए इंटू ए बराबर ए 1, बी इंटू बी डैश बराबर सी इंटू सी डैश बराबर 1 आ जाएगा। अगर ए डैश बी डैश सी डैश लेते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 1/a b c आ जाएगा। ए डैश बी डैश मतलब ए इनवर्स, बी इनवर्स एंड सी इनवर्स का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 1/, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का इन्वर्स अगर लेते हैं तो आपका ये दोनों बराबर हो जाता है। मतलब क्या, अगर मान लो कि ए इन्वर्स हमारा रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए हो गया, बी इन्वर्स मतलब बी रेसिप्रोकल वेक्टर बी हो गया, और रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर सी, और ये जो तीनों रेसिप्रोकल है सिस्टम, इस तीनों का हम अगर मान लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दें, या फिर हम उस तीनों वेक्टर्स ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के 1/, में कर दे तो वैल्यू हमारा क्या आएंगे, सेम आएगा। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन इज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर इफ सो आर ए डैश बी डैश सी। मतलब अगर ए प्लस ए बी सी को नॉन कोप्लेनर होगा तभी इन्वर्स सिस्टम बन सकता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर नॉन कोप्लेनर हुआ, अगर मान लो कोप्लेनर हो गया तो कोप्लेनर हो जाएगा तो ए बी सी क्या हो जाएगा, 0। ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर ये नॉन कोप्लेनर हो गया तो ए बी सी 0 हो जाएगा। तो जब ए बी सी 0 होगा तब ये बताओ, अगर यही टर्म 0 हो जाएगा तो हमका इन्वर्स कैसे निकल पाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, ये तभी अगर हम इन्वर्स निकाल पाएगा जब ये दोनों क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो हमने रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लिया। अगर आपको यहाँ तक में कोई अगर डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, मैं आपके लिए अगर सेपरेट शॉर्ट्स या फिर कोई एक सेपरेट वीडियो बना करके वहाँ पे टैग कर दूँगा, या नहीं तो अगले वीडियोज़ इसका जो अगला आने वाला है लेक्चर, उसमें हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। तो इफ़ यू हैव फाउंड एनी डाउट यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एनी doubt or any problem you found in the problem, and any suggestion you have, you may suggest me in the comment section. So this is the end of this lecture. We'll meet in the next lecture. Bye.
and perhaps in the next lecture we will discuss. No, these are the questions with the solution. For the example, like all of you tried once. These all are the very good question. I'm just, you may take the screenshot. So these are the questions we have discussed earlier, behalf of them. So you have to try it at home. If there is also solution mentioned, so there will, I hope that you have no any problem. Still you face any problem, then you may comment in the comment section. Thank you so much for watching this video. In the next lecture we will start from the vector, triple product and its application and etc etc. So thank you guys.